मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है प्राचीन भारत का। इसके पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लेक्चर में हम जो पीएससी प्री की दृष्टि से इसे कवर किया जा रहा है और इसमें हम सिनॉप्सिस फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि जो प्राचीन भारत है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और इसके सारे पॉइंट जो हमें याद हो जाए ताकि पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमसे वो बन जाए, ठीक है। तो इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर 3rd है, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे हुण आक्रमण, थानेश्वर के पुष्यभूत, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, त्रिपक्षी संघर्ष। हुआ क्लियर, ठीक है। इतने पॉइंट कवर किया जाएगा और इन पॉइंट में उन्हीं पॉइंट को लिया जा रहा है जो किसी यूपीएससी में एग्जाम में आ चुके हैं या फिर पीएससी एग्जाम में आ चुके हैं या वनडे एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, ठीक है। तो प्लीज़ फुल लेक्चर वॉच करना। ये सिनॉप्सिस फॉर्म में हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत कम समय में ज़्यादा फैक्ट याद करने में आसानी होगी, ठीक है। पहला है हुण आक्रमण। देखना, जो हुण हुए हैं, हुण का नेता हुआ है तोरमान। जो हुण का नेता हुआ है तोरमान, ये 500 ईसा के आसपास मालवा का स्वतंत्र शासक बना था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी आपको आ जाए कि हुण का ऐसा कौन सा नेता है जो मालवा का स्वतंत्र शासक बना था, तो वो है हुण का नेता तोरमान। हुआ क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज, एक हुए हैं धन्यश्री। धन्यश्री का एक अभिलेख है, वो है वराह अभिलेख। वराह अभिलेख में हमें जानकारी किसकी मिलती है? वो जानकारी मिलती है हमें तोरमाण की। क्वेश्चन कभी आपको आ जाए कि तोरमाण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो वो है वराह अभिलेख। आपको ये याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये याद रखना कि वराह अभिलेख में उल्लेख है तोरमाण का। हुआ क्लियर। अब जो तोरमाण है इसके पुत्र हुआ है कौन? मिहिरकुल। और मिहिरकुल को यशोवर्मन और एक है बलादित्य। आपको ओनली याद रखना है यशोवर्मन। यशोवर्मन ने ही मिहिरकुल को हराया था और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती कहाँ से? मंजूश्री के मूल सूत्र से। हुआ क्लियर। तोरमाण का जो पुत्र है मिहिरकुल, मिहिरकुल को यशोवर्मन ने हराया और इसकी जानकारी या इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है मंजूश्री के मूल सूत्र से। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है थानेश्वर के पुष्यभूत। देखना, जो गुप्त साम्राज्य है, अब ये पहला क्वेश्चन कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो गुप्त साम्राज्य था, जो हमने कल खत्म कर चुका है, गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद जो उत्तर भारत है, वहां पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वो था थानेश्वर के पुष्यभूत ने। हुआ क्लियर। इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है किसके लिए? एग्जाम की दृष्टि से। देखना, जो थानेश्वर के पुष्यभूत जो हुए हैं, इनमें 3 राजा हुए हैं, सबसे महान हुए हैं इस वंश में। एक है प्रभाकर वर्धन, एक है राजवर्धन, एक है हर्षवर्धन। हुआ क्लियर। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक है राजवर्धन और एक है हर्षवर्धन। इसमें से जो राजवर्धन है इसकी हत्या करता है कौन? एक गोंड राजा होता है शशांक, ये इसकी हत्या कर देता है। ये एक्चुअली होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण होता है इसलिए जो बौद्ध है इनके विहारों को ये नष्ट करता है और जो बोधि वृक्ष है इसको कटवा के ये बंगाल की खाड़ी में फेंक देता है। एक क्वेश्चन करता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने बोधि वृक्ष को काटकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया था? उस राजा का नाम क्या है? तो उस राजा का नाम है, वो है गोंड राजा शशांक। और शशांक ने ही प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र था राजवर्धन, उसकी हत्या कर देता है। ये हुआ क्लियर। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है बोधि वृक्ष वाला पॉइंट, क्योंकि वो क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। एक और फैक्ट याद रखना कि जो प्रभाकर वर्धन है इसको बोला गया है हुण हरण केसरी, और ये कहाँ बोला है? ये हर्षचरित्र में बोला गया है, ठीक है। किसको? प्रभाकर वर्धन को। ध्यान रखना, जो हर्षचरित्र है वहां पर प्रभाकर वर्धन को हुण हरण केसरी बोला गया है। ये पॉइंट को भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। देखना, जो हर्षवर्धन हुआ है ये सबसे महान राजा हुआ है, और जब हर्षवर्धन जो है अपना राज्यरोहण कराता है उसकी डेट होती है 606 ईसा, और 606 ईसा जो होता है इसी ये यहाँ पे शुरू करता है हर्ष संवत। तो क्वेश्चन आपको कभी आया कि हर्ष संवत कौन सा है? तो वो 606 ईसा है। आपसे पूछ ले विक्रम संवत कौन सा है? तो वो 58।
आपसे पूछ ले कि कुषाण संवत कौन सा है तो 78। हुआ क्लियर। कई बार क्या होता है कि सही जोड़ी जमाने जाता है, तो ध्यान रखना एक है विक्रम संवत, एक है हर्ष संवत, एक है कुषाण संवत, एक है हजरत संवत, एक है गुप्त संवत। ठीक है, ये सारे संवतों को याद रखना, ताकि अभी वर्तमान में क्या हुआ था कि 2024 का उत्तर प्रदेश पीएससी का पेपर हुआ था और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो अरेंज करने वाले थे। हुआ क्लियर। तो आपको ये सारे जो संवत है याद होना चाहिए। जो हर्षवर्धन है इसका भाई होता है कौन सा, वो होता है राजवर्धन। और राजवर्धन की हत्या करता है कौन, गोंड राजा शशांक। और शशांक राजा वही राजा है जो बोधि वृक्ष को काट कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देता है और इसके बाद जो है वो पेड़ की जड़ होती है उसमें लगा देता है आग। ठीक है, लेकिन वो जो वृक्ष है वो मरता नहीं है, आज भी वो जीवित वृक्ष है। ठीक है, बोधि वृक्ष, ध्यान रखना। देखना, जो पुलकेशन दूती है ये दक्षिण भारत का एक राजा हुआ है। इसके दरबार में एक था कवि, उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति का एक अभिलेख है, उसे कहते हैं ऐहोल अभिलेख। किसका है ये है रवि कीर्ति का है। ठीक है, ये जो पुलकेश दूती हैं इसके दरबार में कवि था, इसका एक अभिलेख है, वो है ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नहीं करता है कि ऐहोल अभिलेख किसका है, तो वो रवि कीर्ति का है। इसमें बताया गया है कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का जो नर्मदा नदी है उसके तट पर इनका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस अभिलेख में लिखा है कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, तो वो है ऐहोल अभिलेख। ये अभिलेख किसका है, तो ये रवि कीर्ति का है। किस नदी किनारे युद्ध हुआ था, तो वो है नर्मदा नदी। एक पॉइंट याद रखना कि जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को क्या बोला गया है, वो बोला गया है रेवा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मध्य प्रदेश राज्य है वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नर्मदा। अगर नर्मदा में कोई भी युद्ध होगा तो वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, नर्मदा को पहले इसका नाम रेवा था, रेवा किसमें बोला गया है, तो वो शतपथ ब्राह्मण ने बोला है। आपका जो नया सिलेबस है 2024 का उसमें ब्राह्मण अलग से मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन वहां से बन सकता है। इस ध्यान रखना कि शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा को क्या बोला गया है, रेवा बोला गया। हुआ क्लियर। हर्षवर्धन है, इनके दरबार में रहते थे कौन, बाण भट्ट। इनकी दो रचना है, एक है कादम्बरी, एक है हर्षचरित्र। हुआ क्लियर। और बाण भट्ट के नाम पर ही मध्य प्रदेश की नदी है कौन सी, सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी पे एक बांध बनाया गया है, परियोजना है। उस परियोजना का नाम है बाण भट्ट परियोजना। और जो बाण भट्ट परियोजना है, इनका नाम जो इंस्पायर किससे है, वो बाण भट्ट से ही इंस्पायर है, जो हर्षचरित्र के दरबार में रहते थे। इनकी दो रचना है, एक है कादम्बरी, एक है हर्षचरित्र। हुआ क्लियर। ठीक है, जो हर्षवर्धन है इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। अब यहां से दो चीज निकल के आती है कि जो 16 महाजनपद था उस समय मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु जो 600 ईसा 700 ईसा के आसपास जो है कन्नौज सबसे शक्तिशाली राज्य हो जाता है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो उसका आंसर देना आप कि जो गंगा का व्यापारिक मार्ग था और जो रेशम मार्ग था उसके जो केंद्र में स्थापित कौन सा था, वो था कन्नौज। इसलिए हर्षवर्धन ने इस वक्त में कन्नौज क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ध्यान रखना कि जो ह्वेनसांग है ये चीनी यात्री है और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ह्वेनसांग किसके काल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। क्यों आया था ये पूछता है भी, तो ये बुद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसे प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो उस समय कुलपति कौन था, वो थे शीलभद्र उसमें कुलपति थे। कब, जब ह्वेनसांग आया था तब। हुआ क्लियर। ठीक है, दूसरा जो हर्षवर्धन है इसका दूसरा नाम है शिलादित्य। कभी कभार क्या होता है कि सेकंड नाम पूछ लेता है, जैसे कि शेरशाह सूरी का नाम क्या है, फरीद, तो फरीद पूछ लेता है कि फरीद किसका नाम है, शेरशाह सूरी का। उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हर्षवर्धन का सेकंड नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो वो है शिलादित्य। हर्ष जो राजा है ये स्वयं भी एक उच्च कोटि का कवि था और इसके 3 नाटक है, ध्यान रखना। एक है नागानंद, एक है रत्नावली और एक है प्रियादर्शिका।
ये तीनों नाटक आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये स्वयं हर्षवर्धन के नाटक है और स्वयं क्या था, एक महान कवि था। हुआ क्लियर? ह्वेनसांग, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है कि ह्वेनसांग जो है कौन सा यात्री था? वो चीनी यात्री था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। क्यों आया था? नालंदा में ये शिक्षा प्राप्त करने आया था बुद्ध धर्म की, ठीक है। उस समय कौन कुलपति था ये पूछता है तो वो शीलभद्र कुलपति थे। और जब यहाँ पे आया था भारत में तो इसने किससे बुद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करी? तो उसका नाम है जय गुप्त नामक एक बौद्ध विद्वान हुआ है, उससे इनने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। हुआ क्लियर? अब जब भारत में आया था ये, तो जो यात्रा है उसका एक बुक में उसने पूरा छाप दिया। उसका क्या दिया? विवरण दिया। और विवरणों को क्या बोला गया? उसको नाम दिया गया। वो कौन सी बुक है? वो है सी यू की। यानी सी यू की क्वेश्चन करता है कि ह्वेनसांग कौन सी बुक है, तो वो है सी यू की। ह्वेनसांग भारत में आया, अपनी यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ये किस बुक में किया? तो भी सी यू की में किया। ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। ह्वेनसांग जो है इसकी मृत्यु के बाद ये कहलाया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहलाया। हुआ क्लियर? ह्वेनसांग जब भारत में आया और इसकी मृत्यु हो गई तो इसे क्या कहा गया? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया। तो ये जो सारे पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, यहां से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब हर्षवर्धन जब महान राजा था, जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो स्पेस खाली हुए। कहाँ पर? कन्नौज में स्पेस खाली हो गया। उसके बाद बहुत बाद में एक राजा हुआ यशोवर्मन, और यशोवर्मन ने वहाँ पे एक अपना आधिपत्य जमा लिया। और यशोवर्मन विद्वान था और महान था और साहसी था, ठीक है। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद फिर से कन्नौज क्या हो गया? खाली हो गया। अब मैं बता चुका हूं आपको कि जो गंगा है, गंगा का ये व्यापारिक मार्ग था और रेशम, ठीक है, रेशम मार्ग था, उसका ये केंद्र में स्थापित था। कौन सा? कन्नौज। इसलिए यहां पर उस समय राजधानी बनाने का ट्रेंड चल रहा था, इसलिए हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। उसके बाद यशोवर्मन बनाया। अब जब यशोवर्मन मर गया है तो स्पेस खाली हो गया, तो वहां पे अधिपत्य के लिए संघर्ष होगा। किसमें? गुर्जर प्रतिहार में, पाल में और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों में। और ये 1, 2, 3 थे, इसलिए तीनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ, इसलिए बोलते हैं इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि जो हुआ है मालवा, मालवा में कौन हुए हैं? वो हुए हैं परमार, ठीक है। परमार जो है गुर्जर प्रतिहार के क्या थे? सामंती थे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष से परमारों का क्या संबंध है वो जान लीजिए। त्रिपक्षीय, यशोवर्मन की मृत्यु हो गई, कन्नौज पे अधिकार के लिए 1, 2, 3 ने लड़ा, इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये संघर्ष चला है कम से कम 150 साल चला है। हुआ क्लियर? और ये जो 150 साल जब संघर्ष चला है तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट हो गए कमजोर। इसमें से जो गुर्जर प्रतिहार है ये भी क्या हो गए? कमजोर हो गए। जब ये कमजोर हो गए तो परमारों ने इसका फायदा उठाया और मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। किसने? मालवा में। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि त्रिपक्ष संघर्ष नहीं होता तो मालवा में परमारों का शासन नहीं होता। हुआ क्लियर? ठीक है। अब जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें जीता कौन था? तो वो थे गुर्जर प्रतिहार, इसमें जीते थे। हुआ क्लियर? ठीक है। यशोवर्मन के जो दरबार में रहते थे एक भवभूति, ये महान कवि थे। इनकी रचना कौन सी है? 3 है। एक है मालती माधव, एक है उत्तर रामचरित, एक है महावीर चरित्र, ठीक है। और ये तीनों रचना जो है हर यूपीएससी हो, पीएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहां पे पूछता ही ये भावभूति का, ठीक है। तो कन्नौज में शासक था महान यशोवर्मन। यशोवर्मन के दरबार में कौन था? भवभूति। उसकी 3 रचना है, मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र। हुआ क्लियर? यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे अधिकार के लिए 3 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसमें गुर्जर प्रतिहार भी थे। युद्ध चला है 150 साल, इसीलिए जो प्रतिहार है कमजोर हो गए। सामंती कौन थे? परमार थे, और परमारों ने इसका फायदा उठाया और मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया मालवा में। हुआ क्लियर? अब हम कल पढ़ लेंगे मालवा में परमार वंश की एंट्री कैसे हुई, ठीक है, और उनका पतन कैसे हुआ,
और जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।